बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट इन मैन। इसमें आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, कौन कौन से सिस्टम हैं। इसमें दो तरह के सिस्टम आ जाते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करना है। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसकी मदद से सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर मूव करती हैं, एक मीडियम का काम करता है। दूसरा हार्ट है, पंपिंग आर्गन जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। और तीसरी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ब्लड के टू मेजर कंपोनेंट हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स इन सेल लाइक बॉडीज। प्लाज्मा इज प्रेजेंट 55% एंड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट 45%। प्लाज्मा बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है ब्लड के अंदर जिसका काम यह है कि इसने सेल को सस्पेंड रखना है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल को सस्पेंड रखना है ब्लड के अंदर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट भी करना है, मीडियम का काम भी इसने करना है। प्लाज्मा के कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंपोजिशन में सबसे पहले वाटर आ जाता है 90%। इसके बाद इनऑर्गेनिक आयंस एंड मिनरल्स आ जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स एंड गैसेस होंगी। यानी कि वाटर के अलावा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इनऑर्गेनिक आयंस एंड मिनरल्स 0.9% टू 1% इनकी कंसंट्रेशन होती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक आयन या मिनरल है वो सोडियम क्लोराइड है। अब बॉडी के अंदर जितने भी आयन या मिनरल्स हैं, ये इसकी सम ऑफ ऑल द मिनरल्स अगर सेम अमाउंट रहे लेकिन पर्टिकुलर आयन डिस्टर्ब हो जाएं, किसी खास आयन की, सोडियम की या क्लोरीन की या पोटाशियम की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, उसकी वजह से बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। क्योंकि ये हमारे मसल की कंट्रैक्शन के लिए और नर्व ट्रांसमिशन के लिए, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखते हैं। नॉर्मल जो पीएच है ब्लड की वो 7.4 होती है। अब जब पीएच चेंज होगी, ये एक न्यूट्रल पीएच है, जब एसिडिक या बेसिक पीएच होगी तो डिफरेंट इंजाइम्स जो ब्लड के अंदर होते हैं वो अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी पीएच मेंटेन रहना ज़रूरी है। इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन देखते हैं, ये 7 to 9% प्लाज्मा में पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट टाइप की होगी। बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन लिवर, फिर ये आ जाती हैं सर्कुलेशन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट जर्म्स और डिजीज़। तो इस तरह ये लिम्फोसाइट से बनेंगी और फिर ये प्लाज्मा के ज़रिए से सर्कुलेट करेंगी, जहाँ भी फिर कोई एंटीजन या कोई पैथोजन होगा तो उसको किल करेंगी। इसके बाद प्रोथ्रम्बिन है। प्रोथ्रम्बिन एक ऐसी प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कैटालाइज करती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है आफ्टर इंजरी। और फिब्रिनोजिन है जो कि बाद में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है जब कोई ब्लीडिंग वगैरह हो, तो उस वक्त ये ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्पफुल है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन भी है। एल्ब्यूमिन ऑस्मैटिक बैलेंस को मेंटेन रखती है, ये ऐड कर लीजिएगा क्योंकि एल्ब्यूमिन ऑस्मैटिक बैलेंस क्रिएट करती है, वाटर एंड साल्ट का बैलेंस इन सेल्स एंड आल्सो इन बॉडी। नेक्स्ट कंपोनेंट है जो प्लाज्मा का, वो है न्यूट्रिएंट्स। जो हम फूड इनटेक करते हैं उसके जो कंपोनेंट हैं वो भी प्लाज्मा के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होंगे। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ग्लूकोज, फैट्स, फॉस्फोलिपिड, अमाइनो एसिड और लैक्टिक एसिड शामिल हैं। ज़्यादातर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की मदद से एब्जॉर्ब होंगे, बल्कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं। डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में भी ये प्रोड्यूस होते हैं।
लैक्टिक एसिड है, एक कंपोनेंट है। लैक्टिक एसिड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है मोस्टली फ्रॉम मसल, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये मेटाबोलाइज हो जाता है और ये स्टीराइड हार्मोन का प्रीकर्सर है, इससे स्टीराइड हार्मोन भी बनते हैं। इसके बाद नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं। नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होंगे। इसमें ज़्यादातर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो लिवर सिंथेसाइज करेगा, जिस तरह यूरिया, अमोनिया और यूरिया हैं, ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज होंगे और फिर ब्लड के ज़रिए से प्लाज्मा में चूँकि ये शामिल होते हैं, लिहाजा ये किडनी में ट्रांसपोर्ट होंगे और वहाँ से ये एक्सक्रीट होंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और एनी अदर प्रोडक्ट, यूरिक एसिड की फॉर्म में भी। अब नेक्स्ट है कि हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं। अब हमें पता है कि हार्मोन्स जितने भी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट ही ब्लड के ज़रिए से होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड हैं वो अपने हार्मोन ब्लड में के अंदर रिलीज़ करते हैं, ब्लड से फिर वो अपने टारगेटेड टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा गैसेस हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये भी प्लाज्मा के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ ब्लड में प्लाज्मा 55% डायग्राम में शो हो रहा है, रेड ब्लड सेल 41% होते हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, ये डिफरेंट इसके कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़। इसमें सबसे पहले आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल को इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और ये हमारे ब्लड सेल्स का सबसे मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है वो रेड ब्लड सेल ही होते हैं। इनकी शेप देखें तो ये बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं। इसके बाद इनकी अमाउंट मेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होंगे, जबकि फीमेल्स में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होंगे। इनिशियली जब ये सिंथेसाइज होते हैं बोन मैरो स्टेम सेल से, तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। आफ्टर सम टाइम्स जब ये मैच्योर होते हैं तो फिर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यही वजह है कि इनमें माइटोसिस नहीं होती और जो नए ब्लड सेल हैं वो बोन मैरो से ही सिंथेसाइज होते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसमें 95% पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन इज़ ए ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, इसके ज़रिए से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में और 5% साल्ट्स और डिफरेंट इंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इमेच्योर ऑर्गेनिज्म जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर आफ्टर बर्थ ये रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। रेड बोन मैरो ऑफ स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रा, यानी कि जो मेन ट्रंक में बोन्स हैं उनसे प्रोड्यूस होंगे, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रा से प्रोड्यूस होंगे, जबकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये लीवर और स्प्लीन से प्रोड्यूस होंगे। इसके टोटल जो लाइफ स्पेन है 120 डेज और 4 मंथ होती है। आफ्टर दैट टाइम रेड ब्लड सेल को जो फेगोसाइटोसिस हो जाती है इनकी वाइट ब्लड सेल की मदद से, और इनके जो कंपोनेंट है वो फिर रिसाइकल हो जाते हैं दोबारा से नए सेल्स बनाने के लिए या डिफरेंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक था वो प्लाज्मा, उसकी कंपोजिशन और ब्लड सेल्स के बारे में था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।